दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति के विषय में, जिसमें हमने देखा था निरर्थक पद्धति को, और दूसरी जो हमारी पद्धति थी IUPAC पद्धति या जनेवा पद्धति, वो हमारी छूट गई थी। तो उसे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो क्या है? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दूसरी पद्धति की बात की जाएगी। पहली मैंने आपको बताई थी निरर्थक पद्धति, और दूसरी आपको बताई थी जनेवा पद्धति, जिसे हम IUPAC पद्धति नाम से जानते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो कौन सी है भाई? जनेवा पद्धति की बात की जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जनेवा पद्धति क्या है, पहले इसे जानते हैं। तो जनेवा पद्धति को जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि पहले कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफी अधिक थी, जिनको याद करना, मतलब उनके नामों को याद करना काफी कठिन था। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी पद्धतियां दी थी, जिसमें से एक निरर्थक पद्धति थी, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो जब ये परेशानियां उत्पन्न होती गई कि कार्बनिक यौगिकों के नाम को याद रखने में दुविधा हो रही है, तो विश्व के सिरस्थ जो देश थे, वहां के वरिष्ठ रसायनज्ञ, मतलब जो रसायन विज्ञान के क्या हैं, बहुत बढ़िया वैज्ञानिक है, उनकी एक संगोष्ठी या कह सकते हैं बैठक बुलाई गई। कहां पर? जनेवा में। इसीलिए इस पद्धति का नाम क्या हो गया? जनेवा पद्धति। तो वहां पर वैज्ञानिकों ने कार्बनिक यौगिकों की एक पद्धति को क्या किया? विकसित किया, और उस पद्धति को दिया गया कौन सा नाम? IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट या केमिस्ट्री। लेकिन इस पद्धति में कुछ कमियां रह गई थी, तो इस कमियों को दूर करते करते बाद में इस पद्धति का नाम क्या रख दिया गया? IUPAC। मतलब IUPAC का पहले नाम क्या था? IUC, और इसको हम जनेवा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो IUPAC पद्धति निर्माण की गई। अब IUPAC पद्धति है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। हिंदी क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ। इस पद्धति को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके द्वारा जो नाम रखे जा रहे थे कार्बनिक यौगिकों के, उसमें दुविधाएं नहीं थी, तो वो सर्वमान्य थे। कौन? नाम, कार्बनिक यौगिकों के जो नाम थे वो सब जगह मान्य थे। तो इसीलिए इस पद्धति को क्या कहा गया? दोष रहित पद्धति कहा गया। अब देखिएगा, इस पद्धति के अनुसार होता क्या है? इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का जो नाम होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है भाई? 2 भागों से मिलकर बना होता है। अब वो 2 भाग कौन कौन से? तो देखिए, पहला आपका पूर्व लग्न, इसको प्रेफिक्स कहते हैं, जानते रहिएगा, प्रेफिक्स। और दूसरा होता है अनुलग्न, जिसे कहते क्या है? सफिक्स। ये याद रखिएगा। तो कार्बनिक यौगिकों के 2 भाग होते हैं नाम के। पहला हो गया आपका पूर्व लग्न और दूसरा हो गया अनुलग्न। अब पूर्व लग्न क्या होते हैं, अब इसे देख लेते हैं। तो देखिए, पूर्व लग्न का मतलब होता है ये किसको दर्शाएगा कार्बनिक यौगिक में, तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि RX मान लीजिए कोई यौगिक है ना, तो RX में जो पूर्व लग्न होता है वो कार्बन की संख्या को दर्शाता है कि उस यौगिक में कार्बन कितने परमाणु उपयोग में लाए गए हैं। और जो अनुलग्न होता है वो आपका क्या करता है? क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। मैंने बताया था ना, R का मतलब एल्किल मूलक, और X का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक समूह। तो मैंने इसके विषय में आपको पिछले वीडियो में काफी समझा दिया था, तो अब यहां पर तो बात इसकी दोबारा करेंगे नहीं। बस मेरी बात क्या है यहां पर, तो इसे जरा समझिएगा। मेरा कहना यह है कि पूर्व लग्न जो होगा वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाएगा, और अनुलग्न जो होगा वो क्रियात्मक समूह को दर्शाएगा। अब पूर्व लग्न में हमने जाना कि ये कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब इसके आधार पर हम देख लेते हैं, अगर कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, अगर 1 हो, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? मेथ। क्या लेंगे भाई? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ लेंगे, ठीक है, ETH।
और C3 हो, मतलब कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप लेंगे, PROP। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट लेंगे, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्ट, और अगर कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन हो जाएगा, और 10 है तो डेक। मेरी उम्मीद है आपको पूर्व लग्न समझ में आ गया होगा। पूर्व लग्न हमें आना चाहिए, क्रियात्मक समूह हम अभी देख लेंगे। मतलब किसकी बात हो रही है, अनुलग्न की। अनुलग्न हम अभी आगे देख लेंगे, पहले पूर्व लग्न को दिमाग में रख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब देखते हैं दोस्तों अनुलग्न को। अब अनुलग्न क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया क्या कि कार्बनिक यौगिकों के दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्व लग्न, दूसरा होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न अपने अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे देखा था, अब क्या देख रहे हैं, अनुलग्न। अनुलग्न क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अनुलग्न जो होते हैं ये निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह पर, और आपको तो मैंने बताया था क्रियात्मक समूह का मतलब क्या, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण जिस पर निर्भर करते हैं उसको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो उसी क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है अनुलग्न कि नाम में क्या जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज एक नाम मैं यहां पर दे देता हूं, सतीश यादव। अब देखिए सतीश क्या है, पूर्व लग्न, जो ये यादव है पीछे ये क्या है आपका, अनुलग्न है। अब देखते हैं अनुलग्न। अनुलग्न भाई किस पर निर्भर करता है, तो वो क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। तो ये कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह के अनुसार बदलता रहता है। अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के लिए अलग अलग अनुलग्न लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमारे यौगिक में ये क्रियात्मक समूह रहेंगे तो ऐसा अनुलग्न जोड़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, तो R सिंगल बॉन्ड COOH सूत्र के यौगिक को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, या तो इनको कहते हैं वसी अम्ल। अब इसमें का जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड OH, मतलब इसकी बात कर रहा है। ये है यहां पर अगर किसी यौगिक में ये अगर मिल जाए तो हम उसमें अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। बात को समझ रहे हैं ना आप। मैंने क्या कहा कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र भी बताया मैंने यहाँ पर RCOOH, जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH रहेगा, उसके लिए हम अनुलग्न क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। अब देखते हैं दूसरा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं तो इन्हें भी जान लें। R सिंगल बॉन्ड CHO सूत्र के यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। अब एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO। भैया इसकी बात की जा रही है, जब ये यौगिक में मिले तो हमें उस यौगिक के नाम के पीछे क्या लिखना होगा, अल, AL अल। अच्छा, दो यहां पर हमने यौगिक देखे और उनके क्रियात्मक समूह देखे और उन्हीं का अनुलग्न हमने देखा है। तो देखिए अब अगला देखते हैं कीटोन। कीटोन में क्या है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये इसका क्रियात्मक समूह है। फार्मूला क्या होता है, कीटोन किसे कहते हैं, तो R सिंगल बॉन्ड इस तरह ऊपर O और R, इस सूत्र के यौगिक को कहते हैं अपन कीटोन, RCOR। R क्या है, R एल्किल मूलक है, और जिसका फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था CnH2n+1, इस Br का और इस Br का। अब देखते हैं क्या इसका अनुलग्न, तो कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन, मतलब यौगिक के नाम के पीछे क्या जोड़ना होगा हमको, ओन। अब देखते हैं आगे। अब देखिए एल्कोहल है। एल्कोहल तो वही बात है, झूम बराबर झूम, मतलब पीजिएगा मत, स्वास्थ्य के लिए शराब क्या है, हानिकारक है। वो बात अलग है कि आपके ये कप सिरप में या सिरप जो पिए जाते हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन वो मार्केट वाले अल्कोहल की बात नहीं हो रही है, जिसको पीने के बाद कहा तो जाता है कि बराबर झूमिए, लेकिन कोई बराबर झूमता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बात किसकी की जा रही है, अल्कोहल की। अल्कोहल कहते किसे हैं, R सिंगल बॉन्ड OH,
इस सूत्र के यौगिक को कहते हैं एल्कोहल, जैसे एथिल एल्कोहल C2H5OH, मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये सब एल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या आता है, OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो नाम में जोड़ा क्या जाएगा, आल, OL आल, या हिंदी में आल आप लिख सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है भैया, तो एल्कीन होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, इससे एक H यहां जुड़ा होता है और एक H यहां जुड़ा होता है। तो इस सूत्र के यौगिक को हम कहते हैं एल्कीन। सीधी सीधी बात है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें मूल क्रियात्मक समूह क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसको हम कहते हैं एल्कीन। अब जिसमें डबल बॉन्ड आएगा उसके नाम के लिए अनुलग्न क्या प्रयोग होगा, तो वह है आपका ईन। ईन याद रखिएगा, आप हिंदी नाम लिखेंगे तो उसका प्रयोग और इंग्लिश लिखेंगे तो ये वाला। अब बात आती है एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र के यौगिक को एल्काइन कहते हैं। और या तो फिर मैंने आपको बताया होगा CnH2n-2, इस सूत्र के यौगिक को क्या कहते हैं, एल्काइन। और एल्काइन की पहचान क्या होती है, इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो जिस भी यौगिक में ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में हो उसमें हम अनुलग्न क्या लेंगे, आइन, YnE, या तो हिंदी में लिख लेंगे आइन। अब बात आती है लास्ट में एल्केन की। अब एल्केन क्या होते हैं, तो जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है उसे हम एल्केन कहते हैं। और यहाँ पर जो हम एल्केन पढ़ रहे हैं उसका क्रियात्मक समूह हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड वाले क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को हम एल्केन कहते हैं और इसके लिए अनुलग्न क्या प्रयोग करते हैं, एन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं IUPAC पद्धति के नामकरण के नियम को। तो देखिए पहली बात तो यहां पर कर ली जाए किसकी, पहले नियम की। तो पहला नियम क्या कहता है, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। अब लंबी श्रृंखला क्या चीज है, तो इसे समझेगा। यहां पर एक एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें अगर कार्बन को गिनेंगे तो आपको सबसे बड़ी श्रृंखला मतलब कतार कौन सी मिलेगी, अगर गिने 1 2 3 4, तो यहां तो 4 मिल गए। नीचे घूमते हैं 1 2 3, देखिए दोबारा नहीं जाना है, क्या करना है 1 2 3। अब इसके आगे तो कार्बन है नहीं, तो इसका मतलब कि हमें इधर से कितने कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, 3 की, और सीधा गिनने पर कितनी, 4 की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सीधा गिन रहे हैं 1 2 3 4, तो कौन सी चीज छूट जा रही है, ये छूट जा रहा है। तो चलिए उस बात को छोड़ देते हैं, पहले बस इतना जानिए कि लंबी श्रृंखला हमारी क्या मिली, सीधे सीधे मिली है, चाहे वो उधर से आए और चाहे तो इधर से जाएं, दोनों में से कोई एक मान लीजिए। दूसरा नंबर क्या कहता है कि कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला पास हो। अब मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है तो वो है आपका सिंगल बॉन्ड, एकल बंध है ना, तो एकल बंध हो गया आपका क्रियात्मक समूह। तो वो देखिए इधर से भी है और इधर से भी है, तो ये तो कोई मसले का हल नहीं हुआ। लेकिन इसी में क्या कर रहा है, उधर से करते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला क्या होती है, जिसकी गिनती हमने नहीं की, तो यही क्या है आपकी पार्श्व श्रृंखला है, इसको साइड चेन कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, आप कार्बन परमाणु की पहले लंबी श्रृंखला चुनी है तो हमने सीधा चुना 1 2 3 4, या उधर से 1 2 3 4, लेकिन कह क्या रहा है, जो छूट गया वो पार्श्व श्रृंखला है। तो ये छूटा किधर से है, पास किधर से है, इधर से गिनिए 1 2 पर छूटा हुआ है, अगर उधर से गिने तो 1 2 3 पर छूट रहा है। गिनती किधर से करेंगे भाई, जिधर से पास होगा उधर से ना, हमारा नियम यही कह रहा है। तो गिनती करेंगे उधर से जिधर से पास हो, तो 1 2 पर 3 4 पर। अब गिनती किस में करनी है, तो कार्बन परमाणु की गिनती या तो 1 2 3 अरेबिक नंबर में, और या तो 1 2 3 जो दिया आपका उधर मतलब क्या रोमन में, उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर उसमें करिए। तो यहां पर हम कर लेते हैं किसमें,
1 2 3 4 5 में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में। तो इधर से पास है, ये छूटा हुआ 1 2 पर, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4। अब देखिए हमने 3 पॉइंट को कवर किया। पहला क्या था, श्रृंखला का चुनाव किया, लंबी तो 4 कार्बन की मिली। दूसरा हमने क्या किया, गिनती उधर से की जिधर से छूटा हुआ पास, मतलब पार्श्व श्रृंखला क्या हो, पास पढ़े तो पार्श्व श्रृंखला इधर से पास थी 1 2 पर, इधर से 1 2 3 पर थी, तो हमने गिनती इधर से कर दी। तीसरी पॉइंट क्या कह रहा था, गिनती किस में करनी थी, 1 2 3 में या फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो हमने 1 2 3 4 में कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथी पॉइंट क्या कह रहा है, नामकरण में पहले पार्श्व श्रृंखला का पता, पता का मतलब कहां पर छुटी है, तो 2 पर, तो इसका नाम लिखेंगे 2। अब देखिए जब भी गिनती और अक्षर लिखेंगे तो उसके बीच में हाइफन लगा देते हैं, तो हमने इसका पता, ये छूटा है ना हमारा CH3, तो इसका पता हमने 2 लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि पता लिखने के बाद उसका नाम लिखिए, तो पार्श्व श्रृंखला ये जो है इसका नाम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसका नाम होता है मेथिल। क्या होता है, मेथिल। तो हम यहां 2 मेथिल लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, नाम लिखते हैं, फिर किसका नाम, जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला किसे कहते हैं, जो हमने सबसे लंबी चेन चुनी है ना 1 2 3 4 की, उसको हम जनक श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें 4 कार्बन परमाणु है। मैंने आपको बताया था 4 कार्बन परमाणु के लिए आप पूर्व लग्न क्या लिखते हैं, ब्यूट। आप देख लीजिए अभी मैंने जो पीछे पढ़ाया उसमें था C4 का नाम क्या होता है, ब्यूट। तो इसमें कार्बन कितने हमने लिए, 4, तो 4 कार्बन होने पर ब्यूट। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, श्रृंखला का नाम लिखते हैं और अंत में अनुलग्न लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर अंत में अनुलग्न लगाने का मतलब कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो देखिए कौन सा क्रियात्मक समूह है, सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड के लिए नाम में क्या जोड़ते हैं, एन। तो यहां पर हम जोड़ेंगे जब एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। मैं साथ में ही लिख देता हूं इसको, मात्रे में कन्वर्ट कर कर ब्यूटेन। अब हमारा इस यौगिक का नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये नियम हमारे क्लियर हो गए 4 तक। तो 5वां नियम है, इसे हम आगे पढ़ेंगे कब, जब कई प्रकार की पार्श्व श्रृंखला आ जाएगी। इसमें तो सिर्फ एक मेथिल था आपका, तो वहां पर नहीं, जब भिन्न भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखला आएंगी तब इस नियम को हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम शुरू करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण, कि IUPAC पद्धति में उनका नाम कैसे लिखा जाता है।